समझा रहा हूँ, फॉर्मेट तो नहीं बता रहा, खाली बैलेंस शीट में वैसे आइडिया देना चाहता हूँ। अब ये जो कैश रिच कंपनी है, ये 10 करोड़ रुपए पड़े हुए जी इसके पास, यहाँ पर हद कर दी। अब 10 करोड़ रुपए या तो ये इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। अब बेटे शेयर्स खरीदेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस कंपनी को कुछ दिनों के बाद पैसों की जरूरत भी है। और दूसरा ये ऑप्शन क्या लेके आ सकते हैं कि ये बैंक की एफडी में जमा करा दें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा करा दें, लेकिन बेटे उसमें रिटर्न कम है, शॉर्ट टर्म तो हो सकती है, लेकिन और भी बढ़िया रिटर्न ज्यादा चाहिए अगर इनको, और शॉर्ट टर्म होना चाहिए, तो मेरे बेटे ये क्या करेंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करेंगे, और उसके थ्रू ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। तो बेटे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं लेस देन 1 ईयर। बैंक एफडी में नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं, आप किसी दूसरी कंपनी को दे रहे हैं पैसे, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं, अगर इन्फोसिस के पास एक्सेस कैश पड़ा है और वो एक्सेस कैश 10 करोड़ है और वो इन्वेस्ट करना चाहती है, और सपोज करते हैं अपोलो टायर्स को कैश की रिक्वायरमेंट है, इसके पास सरप्लस कैश है और इसके पास रिक्वायरमेंट ऑफ कैश है 10 करोड़ रुपए की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपोलो टायर को 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो ज्यादा अपोलो टायर लोन में भी ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन बेटे लोन के लिए उसको समय लगेगा, फॉर्मेलिटीज निभाएगी और महंगा भी पड़ सकता है, और इसको चाहिए भी छोटे पीरियड के लिए। अब आप देखिए बैंक्स जनरली लॉन्ग टर्म लोन्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको चाहिए भी छोटे पीरियड के लिए। तो चलिए जी, अपोलो टायर्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है मेरे बेटे। कहां से? पैसे लेकर। किससे? इन्फोसिस। लेकिन बेटे अब इन्फोसिस और अपोलो टायर के बीच में एक एग्रीमेंट तो होगा, एक पेपर में लिखित बात तो होगी, और उस पेपर को इन्फोसिस भी साइन करेगा और अपोलो टायर भी साइन करेगा। बेटे उस पेपर का नाम होगा कमर्शियल पेपर। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की मेरे बेटे? जल्दी करनी ही नहीं मेरे बेटे। मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूं मेरे बेटे कि अगर एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी को पैसे देती है, एक्सेस कैश उसके पास पड़ा है और उसको रिक्वायरमेंट है, जैसे सब्जी बेचने वाले के पास एक्सेस सब्जी है और लोगों को खाने की जरूरत है, तो लोग उससे खरीद लेंगे और वो बेच देगा। बिल्कुल उसी तरह से इन्फोसिस के पास एक्सेस कैश है, उनके पास एक्सेस कैश है, इन्फोसिस के पास एक्सेस कैश है, और बेटे अपोलो टायर्स को कैश की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहता हूं इन्फोसिस उधार में देगी, क्या देगी? पैसे देगी, और क्या? इन्फोसिस उधार में पैसे देगी। किसको? अपोलो टायर्स को। बेटे ये 10 लाख नहीं देगी, मान लेते हैं अपोलो टायर्स को कैश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों मनी मार्केट ऑपरेशंस में हमने एक बात तो समझ ली
कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, 1 साल से कम के होते हैं। और मनी मार्केट, मनी 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 मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अभी हम देखेंगे कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या लेना है। तो बेटे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ हम कुछ बातें और भी सीखेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप सभी एक बार कंसेप्ट वाला पेज खोल लें दोबारा से। मैं भूपेश आनंद कंसेप्ट वाला पेज चाहता हूं कि आप खोल लें। ये मैंने खोल दिया बेटे। ये आपके सामने 13 कंसेप्ट लिखे हैं मैंने। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट ऑपरेशंस। बेटे ये चैप्टर ही कोई नहीं कराता, बेटे ये चैप्टर ही कोई नहीं कराता। क्या बात करते हैं बेटे। इस चैप्टर का नाम है मनी मार्केट ऑपरेशंस। तो बेटे आज हम इसी चैप्टर की तरफ है, आज हम इसी चैप्टर की तरफ है। आइए जी, 13 कंसेप्ट, 13 कंसेप्ट हमने लिखे हैं। कंसेप्ट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। बेटे इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो मैं बता ही चुका हूं, हम लिख भी चुके हैं। कंसेप्ट 2 है बेटे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कंसेप्ट 3 है इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेशन इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस अंडर एमएम इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। बेटे कंसेप्ट नंबर 5 से देखें तो ट्रेजरी बिल्स है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बातें हो रही है। ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, फिर कैलकुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन बिटवीन इश्यू प्राइस एंड मैच्योरिटी डेट, कॉल मनी नोटिस, कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट नोटिस, टर्म मनी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस, डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। बेटे ऐसे 12 कंसेप्ट हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और फिर मैं इसमें थोड़ी सी पीपीटीज भी बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं आप सभी एटलीस्ट एक छोटी सी प्रेजेंटेशन और लिख लें, जिससे कि हम थोड़ा सा आगे चल पाए। मैंने आई थिंक यहां तक बता दिया था आप सभी को, इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। A financial market can be defined as a market in which financial assets are created and transferred. Money market can be classified as this. The market, the difference in two market is on the basis of maturity. Capital market में और money market में बेटे difference maturity की वजह से होता है। Money market deals with the transactions in short term instruments. बेटे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेटे ये भी लिख चुके हैं। Money market provides an avenue for equilibrating the short-term surplus funds of lenders and the requirements of borrowers. ठीक है जी। तो बेटा कंसेप्ट नंबर 2 मैं चाहता हूं कि आप सब लिखें। कंसेप्ट नंबर 2 की हेडिंग है बेटे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। एक बार लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। कंसेप्ट नंबर 2, ट्रेजरी बिल्स। बेटे हम सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट करेंगे ट्रेजरी बिल्स। आपने सुना होगा ट्रेजरी बिल्स, बार बार आता है, यूज हुआ, सीएपी मॉडल में यूज हुआ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यूज हुआ। रिस्क फ्री सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, बेटे गवर्नमेंट जो इशू करती है बिल्स उनको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉल मनी मार्केट। और बेटे इनमें अब हम इफेक्टिव चीजें देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 3 एक बार मैं चाहता हूं कि आप लिख लें, फिर मैं समझाऊंगा बेटे एक साथ। इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेशन, किसी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इफेक्टिव यील्ड को कैलकुलेट करने का ये कंसेप्ट है। क्यों निकालते हैं वो हम देख लेंगे, पहले आप लिख लें।
बेटे T0 में इश्यू प्राइस लिखा है, T1 वहां पर मैच्योरिटी वैल्यू लिखी है, इक्वेशन ऑफ यील्ड लिखा है, रिटर्न, यील्ड को आप रिटर्न भी कह सकते हैं, फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस अपॉन इश्यू प्राइस इंटू 365 और 360 अपॉन रिक्वायर्ड पीरियड इंटू 100। बेटे एक बार सी पॉइंट और डी पॉइंट लिख लें, बाकी का काम मेरा। इश्यू प्राइस इज ऑल्सो नोन एज सेलिंग प्राइस, इश्यू प्राइस इज ऑल्सो नोन एज सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। इश्यू प्राइस मान लेता 90 है, फेस वैल्यू 100 है, तो रिटर्न मैंने निकाला 11.11, 11.11%, 11.11%। 100 माइनस 90 अपॉन 90 इंटू 100 लिख लिया जी। बेटे आराम से, कोई देखे जल्दी है ही नहीं ना बेटे, एक क्वेश्चन कम कर लेंगे बेटे, अभी तो देख लीजिए आधा घंटा हो गया, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन भी नहीं कराया, आराम से आप एक बार देख लें। चलिए कंसेप्ट नंबर 4 और 5 लिखना पड़ेगा, फिर मैं कुछ बोलूंगा दोस्तों। तो कंसेप्ट नंबर 4 लिख लें, कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस अंडर इंस्ट्रूमेंट्स, मोदी गिलानी एंड मिलर नहीं है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस अंडर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। Calculation of issue price under money market instruments in case yield percentage is specified in the question. In case yield percentage is specified in the question, then we can calculate missing figures. आराम से बेटे, मानिए कि जर्मन लैंग्वेज लिखी है बेटे, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा, खाली एक बार लिख लें कंसेप्ट 4 और 5 तक, बस फिर बताऊंगा बेटे। फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, इशू प्राइस के साथ लिखा हुआ मिसिंग अपॉन इशू प्राइस मिसिंग इनटू 100। कंसेप्ट नंबर 4 बेटे, ये चैप्टर ही कोई नहीं करा रहा, ये तो चैप्टर भी मैं करा रहा हूं मेरे बच्चे, लास्ट कंसेप्ट लिख रहे हैं बस बेटे। कंसेप्ट नंबर 5, ट्रेजरी बिल्स, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, following are the features of treasury bills. A, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग्स, पहली बात ये सरकार बोरो करती है, जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी कुछ वर्ष पहले दिल्ली में, तो बेटे शीला दीक्षित की सरकार ने ट्रेजरी बिल्स इशू किए थे लोगों को, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, तो मैंने कहा इट इज शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग्स। इंस्ट्रूमेंट सोल्ड बाय गवर्नमेंट एट अ डिस्काउंट, बेटे गवर्नमेंट बेचती है एट अ डिस्काउंट। इंस्ट्रूमेंट सोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दो बार आ गया बेटे, बेटे नाराज मत होना बेटे, दो बार आ गया बेटे, दो बार लिखना तो नहीं आना बेटे। फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल इज पेबल एट मैच्योरिटी, फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल इज पेबल एट मैच्योरिटी, फेस वैल्यू of the bill is payable at maturity, ठीक है जी। तो लिख लें बेटे, ए पॉइंट लिख लें, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, पहला फीचर इट इज शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स सोल्ड बाय गवर्नमेंट एट अ डिस्काउंट, फेस वैल्यू इज पेबल एट मैच्योरिटी, ठीक है जी। प्राइमरी टेन्योर, बेटे ज्यादातर 14 दिन के भी मिलते हैं, 182 दिन के भी मिलते हैं, 364 दिन के भी मिलते हैं, ज्यादातर इस ड्यूरेशन के ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। जो 14 डेज 182 हुआ आधे साल के, और 364 और एक साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते बेटे कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स।
इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बैंक्स लेते हैं, क्योंकि वो धनी होते हैं, उनके पास पैसा पड़ा होता है, तो सरकार को देते हैं। बेटा ट्रेजरी बिल्स करोड़ बिलियंस में जाते हैं, तो इसलिए बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही लेते हैं। एंड इन्वेस्टर्स प्रेफर ट्रेजरी बिल्स बिकॉज ऑफ हाई लिक्विडिटी, क्योंकि वो आगे भी बेच सकते हैं, एश्योर्ड रिटर्न, क्योंकि सरकार देती है, एंड नो डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है बेटे, आइए, आपने लिख लिया हो तो मैं आपको यही कहना जा रहा हूं कि मनी मार्केट ऑपरेशंस जो अभी हम कर रहे हैं टॉपिक, और जो आज मैं अभी थोड़ा सा और आगे पहुंच चुका हूं, मैंने अभी तक क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बात बताई कि मनी मार्केट ऑपरेशंस में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट ऑपरेशंस में एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है? क्या बात समझनी है बेटे? क्या बात समझनी है? एक बात समझनी है कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स शॉर्ट टर्म इन नेचर के होते हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। दूसरी बात बेटे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, इनमें कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिला करता, क्योंकि होते ही 1 साल से छोटे के बेटे, इंटरेस्ट और डिविडेंड थोड़ी मिलेगा। तो जो इसको पैसे को, जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं और जिसके पास डेफिसिट फंड्स हैं, तो सरप्लस फंड वाला डेफिसिट वाले को दे देगा। क्या दे देगा? पैसे दे देगा, और डिस्काउंट भी देगा। कैसे? जैसे आपने कभी देखा है, कमेटी होती है, हम सबके घर में कमेटीज होती है, हमारे पेरेंट्स कई बार कमेटी में पैसे डालते हैं, तो कई बार आपने देखा है कमेटी में क्या होता है, 4-5 लोग मिलकर एक कॉमन फंड बनाते हैं। कमेटी का अमाउंट होता है, मान लेते हैं कमेटी का अमाउंट है 10,000 रुपए, एक व्यक्ति को 10,000 रुपए सबमिट कर रहे हैं, तो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, तो टोटल हो गए बेटे 50,000 रुपए का एक फंड आ गया। अब ये कौन लेगा? बेटे आप ये बताइए कि इसमें एक व्यक्ति है रामलाल, और रामलाल को पैसों की जरूरत है, ये पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब ये पैसों की रिक्वायरमेंट एक तो बैंक से भी ले सकता है, लेकिन बेटे बैंक के अंदर बैंक से लोन लेने में बड़े झंझट है। वो इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, वो गारंटी मांगेंगे, वो कुछ ना कुछ और चीजें मांगेंगे, वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपकी वो प्लेज कर देंगे, और टाइम भी लगेगा। और बेटे वो छोटे छोटे लोन देते भी नहीं, वो तो इंटरेस्टेड होते हैं बैंक्स लंबे लोन देने में। तो बेटे रामलाल बैंक के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता या नहीं जाएगा, और बेटे उसको पैसे भी थोड़े दिनों के लिए चाहिए। मान लेते हैं कि आने वाले दिनों में दिवाली आने वाली है, आने वाले दिनों में दिवाली आने वाली है, और बेटे दिवाली में उसको पटाखे खरीदने, और पटाखे खरीदने क्योंकि उसको दुकान लगानी है, और बेटे वो 15-20 दिन महीने का काम है। ऐसा मान के चलो कि इस व्यक्ति को 1 मंथ में ही पटाखों को बेचना है, और इसको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि उसको पटाखे खरीदने, और 1 महीने में प्रॉफिट कमा लेगा, फिर उसके बाद आराम से बैठेगा। तो बेटे ये क्या करेगा? कमेटी से पैसे उठाने की कोशिश करेगा। ये पांचों दोस्त हैं बेटे, एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। अब बेटे इसमें क्या होगा, ये पांचों व्यक्ति 5-5 हजार रुपए जमा कराएंगे, और इसकी बोली होगी बेटे, बोली लगाई जाएगी। अब बेटे बोली किस चीज के लगाते हैं? बेटे बोली ना डिस्काउंट की लगाते हैं बेटे। बेटे जो बोली लगती है वो डिस्काउंट की लगती है, जो बोली लगती है वो डिस्काउंट की लगती है। क्या मतलब? क्या मतलब डिस्काउंट की बोली कैसे लगती है? मतलब हम 50,000 रुपए के अमाउंट की जगह बोलेंगे क्या, 5,000 का डिस्काउंट, मान लेते हैं 5,000 का डिस्काउंट हो गया। एक बेसिक फिगर से वो शुरू होगा, इसकी बोली लगेगी 5,000 डिस्काउंट में देंगे हम तेरे को, मतलब हम देंगे 45 और मानेंगे क्या कि रामलाल को कितने दिए? 50।
बाकी 5,000 का जो प्रॉफिट है वो बेटे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपस में। तो डिस्काउंट की बोली लगेगी 5,001, 5,002, 5,000, 2,500। अब मान लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को और ज्यादा पैसों की जरूरत है तो वो 6,000 मान लेगा। 6,001, 6,002, 6,000, 2,500, 6,000 पौने 3। तो बेटे इस तरह से बोली लगती है। मान लो कि 10,000 रुपए पे बोली जाकर रुक गई और 3 बार आ गया। 10,001, 10,002, 10,000, 2,500, 10,000 पौने 3, 10,003। चलिए जी 10,003 हो गया। इसका मतलब रामलाल को 40,000 रुपए मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 40,000 रुपए मिलेंगे बेटे रामलाल को। रामलाल को 40,000 रुपए मिलेंगे और हम मानेंगे कि हमने उसको 50,000 दिए हैं और 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट होगा ये सभी लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे मतलब